नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवाली चौहान है। मैं एमएसजी गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में फिजिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम डायमंड क्रिस्टल की यूनिट सेल के बारे में चर्चा करेंगे। डायमंड क्रिस्टल भी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की तरह क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। इसकी भी स्पेस लैटिस की यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक होने के कारण इसके जो यूनिट सेल है उसकी सारी एजेस बराबर होंगी और उनके बीच में एजेस के बीच में बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। इसके जो कॉर्नर्स पर एक एक लैटिस पॉइंट होगा। इस तरह से एक एक लैटिस पॉइंट कॉर्नर्स पर होगा। साथ ही में इसकी जो 6 फेसेस हैं, ये वाली सारी, इनके बीच बीच में एक लैटिस पॉइंट और होता है। जैसे ये नीचे वाली फेस पे है, ये पीछे वाली फेस के बीच में, ये साइड वाली फेस के बीच का लैटिस पॉइंट है, ये सामने वाली फेस के बीच का लैटिस पॉइंट, ये ऊपर वाली फेस के बीच में एक लैटिस पॉइंट और ये साइड वाली फेस के बीच में एक लैटिस पॉइंट। तो ये एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। जब आप इसे 3 डायमेंशन में ऊपर नीचे आगे पीछे सारे में रिपीट करेंगे तो आपको डायमंड क्रिस्टल की स्पेस लैटिस मिल जाएगी। ये अब तक बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने सोडियम क्रिस्टल की स्पेस लैटिस को देखा था। अब जैसा हम जानते हैं कि क्रिस्टल को प्राप्त करने के लिए हमें सारी लैटिस पॉइंट्स पर हमें बेसिस पुट अप करना होता है। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिन्हें कि जब लैटिस पॉइंट पर हम पुट अप करते हैं तो हमें क्रिस्टल मिलता है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में जो बेसिस थी वो दो आयन से मिलकर बनी थी, सोडियम और क्लोराइड आयन से। जो सोडियम आयन 0 पर पुट अप किए गए थे और क्लोराइड आयन हाफ पर पुट अप किए गए थे। जबकि डायमंड क्रिस्टल में जो बेसिस होती है वो भी 2 एटम से मिलकर बनी होती है, लेकिन दोनों एटम कार्बन के होते हैं और एक एटम 0 पर पुट अप किया जाता है और दूसरा एटम 1/4A 1/4B और 1/4C पर पुट अप करते हैं। चूंकि A B C तीनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ जो एक वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो दोनों लैटिस पॉइंट के बीच की दूरी और वेक्टर बी के डायरेक्शन में दोनों लैटिस पॉइंट के बीच की दूरी, जिसे बी कह रहे हैं, वो, और जो वेक्टर सी के डायरेक्शन में जो लैटिस पॉइंट की दूरी, जिसे सी कहेंगे, तीनों ही बराबर होंगी। अब हमें सबसे पहले हम इस पॉइंट को मान लीजिए हम 0 लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो एक कार्बन एटम, चूंकि हमारे जो बेसिस है वो दो कार्बन एटम की, एक 0 पर रखा जाता है और दूसरा 1/4A 1/4B और 1/4C पर। तो सबसे पहले यदि हम इसे 0 लिया है तो इस पर हम कार्बन एटम, इस लैटिस पॉइंट पर कार्बन एटम लेंगे और अब हमें दूसरा जो कार्बन एटम है बेसिस का वो 1/4A 1/4B और 1/4C पर रखना है। तो यहाँ से हम 1/4A आगे बढ़ेंगे, 1/4B इस तरफ बढ़ेंगे और 1/4C ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ पहुंचेंगे 1/4 1/4 1/4 और यहाँ पर हम दूसरा कार्बन एटम रखेंगे। अब मान लिया, अब हम इस वाले पॉइंट को, इस लैटिस पॉइंट को यदि हम 0 लेते हैं तो यहाँ पर हमें एक कार्बन एटम रखना पड़ेगा। दूसरा कार्बन एटम उसी पहले की तरह ही 1/4A 1/4B और 1/4C पर रखा जाएगा। तो 1/4A मतलब वेक्टर A की डायरेक्शन में 1/4A आगे बढ़ेंगे, 1/4B ऊपर जाएंगे
उस सॉरी 1/4b पीछे की ओर जाएंगे और 1/4c ऊपर की ओर जाएंगे, तो हमें यहाँ पर एटम, दूसरा एटम मिलेगा। उसी तरह से यदि हम इस पॉइंट को 0 0 0 ले तो यहाँ पर हमें कार्बन एटम रखना पड़ेगा और दूसरा कार्बन एटम 1/4a 1/4b 1/4c पर जाएगा, तो जिसकी पोजीशन यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर दूसरा कार्बन एटम रखा जाएगा। अब हम इस पॉइंट को अगर लैटिस पॉइंट को हम 0 0 0 ले तो यहाँ पर एक कार्बन एटम रखेंगे और दूसरा कार्बन एटम 1/4 a 1/4b और 1/4c पर, तो वो जो पोजीशन बनेगी वो इस पॉइंट पर होगी। तो यहाँ पर हमें एक दूसरा कार्बन एटम रखना है। अब हम यदि इस पॉइंट को, लैटिस पॉइंट को हम 0 0 0 लेते हैं तो यहाँ पर हम एक कार्बन एटम रखेंगे। दूसरा कार्बन एटम के लिए हमें 1/4 वेक्टर ए की दिशा में, 1/4 वेक्टर बी की दिशा में, तो पीछे की ओर जाना पड़ेगा। दैट मीन्स दूसरे नेबरिंग यूनिट सेल में जाना पड़ेगा। इस कारण से जो दूसरा कार्बन एटम है वो इस यूनिट सेल में दिखाई नहीं देगा। वैसे ही इसके साथ है, इसका भी दूसरा कार्बन एटम दूसरी यूनिट सेल में जाएगा। इस पॉइंट पे भी यदि हम कार्बन एटम रखेंगे तो दूसरा कार्बन एटम दूसरी यूनिट सेल में जाएगा। वैसे ही इस पॉइंट पे बाकी सभी पॉइंट के साथ वही स्थिति है, उनका दूसरा जो कार्बन एटम है वो नेबरिंग सेल में जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी लैटिस पॉइंट पर हमने जब कार्बन एटम रखा है तो दूसरा कार्बन एटम केवल ये जो 4 पेयर्स है इन्हीं का जो दूसरा कार्बन एटम है इस यूनिट सेल में आ रहा है। बाकी सारे कार्बन एटम नेबरिंग यूनिट सेल में जा रहे हैं। तो ये इस तरह से हमें डायमंड क्रिस्टल की यूनिट सेल मिलती है। अब केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जो डायमंड का जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, जिससे मतलब वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब 4 कार्बन, एक कार्बन एटम अन्य 4 कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, जिससे 4 बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये भी कार्बन, तो चूंकि ये डायमंड क्रिस्टल की यूनिट सेल है तो इसमें आप देखिए किस तरह एटम आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये वाले, तो ये कार्बन एटम के 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4। ये कार्बन एटम के 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 इस तरह का बॉन्डिंग है, बॉन्ड्स बनाते हैं ये 1 2 3 4। तो ये इस तरह से बॉन्डिंग है। बाकी जैसे ये इसके 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, इसमें इसके 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, इसके दिख रहे हैं 4 बॉन्ड्स, इसके दिख रहे हैं। बाकी जो कार्बन एटम्स हैं वो उनके या तो उनके बाकी जो बॉन्ड्स हैं उनके वो नेबरिंग जो यूनिट सेल हैं उनके कार्बन एटम्स के साथ हैं। इस कारण से इस वाली यूनिट सेल में इनके बाकी जो इसके 2 ही दिख रहे हैं, बाकी के 2 जो बॉन्ड्स हैं वो दूसरी नेबरिंग यूनिट के कार्बन एटम्स के साथ है। इस कारण से इस यूनिट सेल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फाइनली जो हमें डायमंड क्रिस्टल की यूनिट सेल मिलती है वो कुछ इस तरह की होगी, इस तरह की। फाइनली इस तरह की हमें यूनिट सेल मिलती है। तो आप देख रहे हैं कॉर्नर्स पे कार्बन एटम्स है
यदि आप इसे इजीली बनाना चाहें तो सबसे पहले आप क्यूब बनाइए। क्यूब में आप ये डायगोनल्स बनाइए। ये डायगोनल्स हैं जो आमने सामने के एटम्स को, जो आमने सामने के कॉर्नर्स को जोड़ रही हैं। फिर जो एटम्स हैं, एक एक कार्बन एटम इसके 8 कॉर्नर्स पे, इधर 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 8 कॉर्नर्स पर रखिए। और एक एक कार्बन एटम इसके जो 6 फेसेस हैं उनके बीच बीच में, यहाँ ये वाला, ये सामने वाली, ये नीचे वाले का, ये साइड वाला, ये ऊपर वाली, ये पीछे वाला, ये सब नहीं, सॉरी, ये वाला पीछे वाला, ये एक एक कार्बन एटम सब मिड में रखिए। अब आपको क्या करना है, बाकी जो 4 एटम हैं जो कि इस अलग से रखे गए हैं, वो वो किस तरह से रखने हैं, ये आप जो डायगोनल्स बनाए हैं उसमें, ये यहाँ पर ये जो डायगोनल है उसके 1/4 पर एक एटम आएगा। वैसे ही ये जो डायगोनल है इसके 1/4 डायगोनल पर एक एटम आएगा। वैसे ही ये जो डायगोनल है उसके 3/4 पर, ये जो डायगोनल है यहाँ से लेके यहाँ तक कि उसके 3/4 पे, मतलब जो अपोजिट डायगोनल्स हैं, ये जैसे यहाँ पर और यहाँ, ये 1/4 और ये 1/4 का, और जो ये वाली जो डायगोनल्स है आमने सामने की, उनपे ऊपर 3/4 3/4 का। तो एक एक कार्बन एटम तो इसके लैटिस पॉइंट्स पर रखना है। लैटिस पॉइंट्स कहाँ हैं, जैसे पहले हम बात कर चुके हैं, लैटिस पॉइंट क्यूब जो यूनिट सेल है उसके कॉर्नर्स पे एक एक लैटिस पॉइंट होता है, और 6 फेसेस के मिड में लैटिस पॉइंट होता है। तो उन सभी लैटिस पॉइंट पे, 8 कॉर्नर्स के लैटिस पॉइंट पे और फेसेस के मिड के लैटिस पॉइंट पे आप एक एक कार्बन एटम रख दीजिए। और फिर बाकी जो 4 एटम्स हैं वो दो अपोजिट डायगोनल्स जो हैं उनके 1/4 पे, और बाकी दोनों जो अपोजिट डायगोनल्स हैं उनके 3/4 पर ये लैटिस पॉइंट रख दीजिए। तो इस तरह से हमें पूरा डायमंड क्रिस्टल की यूनिट सेल मिल जाएगी। ये जो बॉन्डिंग रेड लाइन से शो की गई है, ये जरूरी नहीं कि आप इसे ड्रॉ करें, क्योंकि डायमंड क्रिस्टल यूनिट सेल बनाते हुए, क्रिस्टल की यूनिट सेल बनाते हुए आपको ये बॉन्डिंग दिखाना जरूरी नहीं होता है। ये जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण कार्बन किस तरह से किस तरह से एटम्स की शेयरिंग है यूनिट सेल के अंदर कार्बन एटम्स की, उसको दिखाने के लिए दिखाया गया है। उसे बनाने की बहुत जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो बना सकते हैं, अदरवाइज उसकी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से डायमंड क्रिस्टल से बिल्कुल मिलता जुलता एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड का है, क्यूबिक जिंक सल्फाइड का। डायमंड क्रिस्टल की यूनिट सेल और क्यूबिक जिंक सल्फाइड, जिसे जिंक ब्लैंड भी कहते हैं, उन उन दोनों की जो यूनिट सेल, क्रिस्टल की यूनिट सेल में बस डिफरेंस ये है कि कार्बन की यूनिट सेल में जो बेसिस होता है वो 2 कार्बन का होता है, और जिंक सल्फाइड में जो बेसिस है उसमें एक जो बेसिस है वो जिंक एटम होता है और दूसरा बेसिस सल्फर एटम का होता है। और बिल्कुल कार्बन एटम के ही, कार्बन क्रिस्टल की ही सिमिलरिटी है। जिंक एटम भी कार्बन एटम की तरह 0 0 0 पर होता है, और सल्फर एटम दूसरे कार्बन एटम की तरह 1/4a 1/4b और 1/4c पर होता है। तो जो 0 0 पे, यानी जो लैटिस पॉइंट्स पे हमने जो कार्बन एटम्स रखे थे, उनकी जगह क्यूबिक जिंक सल्फाइड में जिंक
एटम होगा, और जो बाकी जो 4 एटम्स थे जो कि 1/4 1/4 1/4 पे रखे थे, जो कार्बन एटम थे जिंक सल्फाइड में, वो सल्फर एटम होते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, जो कि पेयर बना रहे हैं। क्योंकि बेसिस इसमें जिंक एटम और सल्फर एटम की है, तो ये जिंक एटम और ये वाला दूसरा वाला बेसिस का जो दूसरा एटम है वो सल्फर का है। और बिल्कुल सिमिलरिटी जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड क्रिस्टल का ही स्ट्रक्चर है। तो ये जो पेयर है, ये चारों पेयर, उसमें एक जिंक एटम और दूसरा सल्फर एटम है। और बाकी सारे जो एटम्स हैं जो कॉर्नर्स पे रखे हैं, और जो फेसेस 6 फेसेस के मिड में रखे हैं, वो सारे एटम्स जिंक एटम्स हैं। और ये जो 4 हैं ये सल्फर एटम। धन्यवाद।